मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह फॉर्मर चीफ यूसी कोहन ने अपनी रिटायरमेंट के बाद इजरायली टेलीविज़न चैनल 12 की एक सहाफ़ी खातून इलियाना को अपना पहला इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए हैं, ऐसे राजों से पर्दा उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। नाज़रीन, ये एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने इसमें अपने करियर के दौरान जो मिशंस किए वो क्या थे, और उसमें से चंद मिशंस पर उन्होंने इतने खुलकर बात की है कि बहुत से राजों से उन्होंने पर्दा उठा दिया है। यूसी कोहन, आप जानते हैं कि 2015 के एंड में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उनको सरबराह बनाया था, चीफ बनाया था मोसाद का। उसके बाद वो बहुत से मिशंस में जाहिर है कि उनके ज़िम्मे रहे और उन्होंने काम किया। वो अभी भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी समझे जाते हैं, उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने ये इंटरव्यू देते हुए कोई लगी डिप्टी नहीं रखी, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। लेकिन सबसे पहले गो कि उन्होंने बहुत से मिशंस की बात की, अपने मुतालिक बात की, लेकिन बहुत ही दिलचस्प बातें उन्होंने उस मिशन के हवाले से की जो ईरान के ख़िलाफ़ था। उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ एक मिशन की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। इस मिशन की प्लानिंग करते हुए उनको 2 साल लगे। वो बताते हैं कि ये मिशन ये था कि ईरान में मौजूद न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके इजराइल लेकर जाना था। ईरान के पास जो न्यूक्लियर आर्काइव्स, सीक्रेट न्यूक्लियर जो डॉक्यूमेंट्स थी, उनको चोरी करके इजराइल लेकर जाना था। आप जानते हैं कि ईरान एक अरसे से कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए, और ईरान और इजराइल के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, हमेशा कशीदा रहते हैं, और इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन सके। तो इस मिशन का आगाज़ हुआ कि ईरान के पास देखा जाए कि वो कितनी मालूमात हैं, कौन कौन सी मालूमात हैं, और वो न्यूक्लियर पावर बनने के कितना करीब है। लिहाजा वो तमाम आर्काइव्स जो हैं वो चोरी करके इजराइल ले आई जाएं। ये एक बहुत ही अहम और बहुत बड़ा मिशन था। वो बताते हैं कि इसके लिए 20 एजेंट्स ने इसके लिए काम किया। वो 20 एजेंट्स जो कि ईरान में मौजूद थे और इस पर काम कर रहे थे, उन 20 के 20 में से किसी एक की भी शहरियत, सिटीज़नशिप इजराइल की नहीं थी। सब के सब जो थे उनमें से किसी एक के पास इजराइल की सिटीज़नशिप नहीं थी। उन 20 एजेंट्स का काम सबसे पहले ये था कि वो प्लानिंग के तहत चलते हुए उस गोदाम में, उस मकान में, या उस आप कंटेनर कह लें, वो जो स्टोर था, वहाँ पर दाखिल हों और वहाँ पर जाकर वो जो न्यूक्लियर आर्काइव्स हैं उनको चुरा सकें। इस सिलसिले में वहाँ पर जाहिर है कि आप सोच सकते हैं, वो ये बताते हैं कि कितनी ज़्यादा हिफाजत के इंतज़ाम होंगे, और उन तमाम हिफाजती लेयर्स को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होना था। वो ये बताते हैं कि इस की जब प्लानिंग की गई, तो इससे पहले कि ये मिशन ईरान में उस जगह पर स्टार्ट किया जाता और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाता, इससे पहले एक और कंट्री में बिल्कुल वैसी ही जगह बनाई गई जहां पर जाकर ये चोरी करना थी, और उस कंट्री में वो जगह बना के इन 20 एजेंट्स को वहाँ पे भेजा गया, और वहाँ पर उनसे ये पहले मिशन करवाया गया कि बीच में क्या क्या उनको प्रॉब्लम आ सकती है। और एक और मुल्क में पहले इसकी पूरी ट्रेनिंग हुई, और वहाँ पर उसकी जो है आप कह लीजिए कि पूरी एक करके ये दिखाया गया जिस तरह एक डेमो पेश होता है, और उसके बाद उनको ईरान भेजा गया कि जाइए अब आप वहाँ पर जाकर ये कीजिए। वो ये बताते हैं कि अपने करियर के दौरान उनके पास 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों हज़ारों पासपोर्ट थे उनके नाम के, जिन पे जो है वो ट्रैवल किया करते थे। यानी एक पासपोर्ट पर वो ट्रैवल नहीं करते थे। वो ये उन्होंने बताया कि उनके पास हज़ारों पासपोर्ट्स मौजूद थे। उस मिशन के हवाले से वो ये बताते हैं कि सबसे पहले वो जो 20 एजेंट थे वो अंदर पहुँचे, और उन्होंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर वो जो न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स थे वो तिजोरियों में थे, ह्यूज लॉकर्स में वो रखे हुए थे। लिहाजा पहला काम उन्हें ये करना था कि वो तिजोरियाँ तोड़े और उसमें से वो निकालें। वो 30 की 30 तिजोरियाँ, लॉकर्स तोड़े गए, और उनमें से वो सीक्रेट आर्काइव्स निकाली गई बाहर। यूसी कोहन ये बताते हैं कि ये सब मिशन जब चल रहा था तो वो उसको बराह रास्त लाइव टेलीकास्ट उसकी देख रहे थे अपने सामने लगी स्क्रीन पर। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल जिस तरह जो है वो टेलीविज़न चैनल पर आप प्रोग्राम देखते हैं, या आप समझ लीजिए कि आप एक मैच देख रहे हैं लाइव, उसी तरीके से वो ये सारी कार्रवाई देख रहे थे। और वो ये बताते हैं कि जिस वक्त उनके सामने वो तस्वीरें आई कि उनके सामने वो तिजोरियाँ तोड़ के वो आर्काइव्स बाहर निकाली गई, और जब उन्हें पता चला कि ये वही आर्काइव्स हैं
कि जिन पर वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मौजूद है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो वो बहुत खुश हुए उस वक्त, और उनकी एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं थी, और वो बहुत ही एक ऐसा मोमेंट था उनके लिए कि वो बहुत एक्साइटेड थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे लिया है। वो कहते हैं कि उसके बाद तिजोरियाँ तोड़ने के बाद उन आर्काइव्स को लेकर बॉर्डर क्रॉस करना एक बहुत बड़ा काम था। इसकी वजह यह है कि वो आर्काइव्स हज़ारों और लाखों में थी, यानी वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चंद सौ नहीं थे, बल्कि हज़ारों में, लाखों में वो डॉक्यूमेंट्स थे, और उनको इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में बॉर्डर क्रॉस करना उन 20 एजेंट्स का बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। लेकिन वो ये कहते हैं कि उन तमाम के तमाम एजेंट्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, उस तमाम आर्काइव समेत, और उनको इज़राइल पहुंचाया गया। और वो ये भी बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि वो सब लोग, वो तमाम एजेंट्स अभी भी बिल्कुल सही ठीक ठाक ज़िंदा मौजूद हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी उनमें से किसी को भी वहाँ पर पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि वो फिल्मी सीन्स भी हुए कि जिस वक्त पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी और वो भाग रहे थे। वो जब ये इंटरव्यू दे रहे हैं और लोग सुनते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं, हम किसी हॉलीवुड की मूवी, एक ऐसी मूवी, आपने बहुत सी ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें आप हिटलर के दौर की बात कर लें, आप बड़े बड़े माफियाज़ के जब आप मूवीज़ देखते हैं तो उसमें जो मिशंस होते हैं, उसमें जो ऑपरेशंस का जब इंतज़ाम किया जाता है तो उसमें ये सब चीज़ें जो वो बता रहे हैं वो होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूवीज़ बहुत रिसर्च करके बताई जाती हैं उसमें सब कुछ सच बताया जाता है। अगर आपको याद हो, जो उन्होंने ये बात बताई कि वो ये सब कार्रवाई सामने देख रहे थे, उनके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही थी, तो बिन लादेन का जो ऑपरेशन था, जिसके ऊपर मैं पहले भी स्पेयर नेपच्यून जो है, नेपच्यून स्पेयर पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, इससे पहले तफसीली उसके ऊपर मैंने बात की है, आप देख सकते हैं वो जाके। तो वहाँ पर भी, उसमें भी यही बताया गया था कि ज़ीरो डार्क 30 जिसके ऊपर मूवी बनी, कि जो उस वक्त के फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा भी देख रहे थे वो, और हिलरी क्लिंटन भी उनके साथ मौजूद थी, और वो बराह रास्त ये सारा कुछ लाइव देख रहे थे, जो कुछ एबटाबाद के उस वहाँ पर हुआ जब बिन लादेन को वहाँ पे मारा गया और ये ऑपरेशन किया गया। तो इससे हमें पता चलता है कि दुनिया में जो फिल्में बनती हैं उसमें बहुत कुछ, बहुत रिसर्च करके बनाई जाती हैं, उसमें बहुत कुछ सच भी दिखाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस मिशन के राजों से पर्दा उठाया, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान में जो वहाँ के जौहरी प्लांट पर, न्यूक्लियर प्लांट पर एक हमला हुआ था और वहाँ पर तबाही हुई थी, उसकी ज़िम्मेदारी भी इज़राइल की है। उन्होंने ये इशारा भी दिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो ये भी बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा को जो कत्ल किया गया था उसमें भी इज़राइल का हाथ था। वो ये बताने से भी वहाँ पे बिल्कुल चुप नहीं है, चूक नहीं रहे, बल्कि वो बिल्कुल धड़ल्ले से बता रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पे हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन ये सब बातें उन्होंने बड़े खुल के बताई हैं। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने ये बताया है कि उनके दौर में जब वो चीफ़ थे तो उनके दुनिया के कितने ताकतवर तरीन और अमीर तरीन लोगों से ताल्लुकात रहे। उन ताल्लुकात का उन्होंने कुछ जगहों पर फ़ायदा भी उठाया, उन लोगों ने भी उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जैसा कि वो ये कहते हैं कि उनकी कमज़ोरी थी वो कि उन्होंने अपनी बेटी की वेडिंग पर $20,000 का गिफ्ट हासिल किया। इसी तरह कुछ और गिफ्ट्स की भी वो बात करते हैं, बहुत कीमती तोहफ़े की वो बात करते हैं कि जो उन्होंने हासिल किए। इसके अलावा बिन नाहियान के साथ उनके कितने गहरे ताल्लुकात थे और वहाँ पर जाकर किस तरह रहते थे, इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली, इसकी भी वो ये बात करते हैं। ये सब ऐसा ही लगता है कि जैसे वाकई, जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप कोई फ़िल्म देख रहे हो। जैसे कि आप देख लीजिए, मैंने बहुत सी ऐसी फ़िल्में देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। आप अगर आप हिटलर के दौर की देखिए तो उसको कई दफ़ा मारने के लिए, जो है ख़त्म करने के लिए, कत्ल करने के लिए बहुत से मिशंस किए गए थे, और उसमें से बेतहाशा मिशंस फेल हुए थे। और उसमें आप द फाइनल सोल्यूशन देख लीजिए, आप इसके अलावा चेरनोबिल पे जो है एक मूवी, आप वो देख लीजिए, फिर और वैल्करी देख लीजिए। इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें हमें बिल्कुल यही सब कुछ नज़र आता है कि कैसे जो है वो एक मिशन की तैयारी होती है, वहाँ पर पहुँचा जाता है और फिर वो मिशन होता है। ये इसके साथ साथ एक और बहुत अहमियत की बात ये है, जो मैं कह रही थी कि अपने प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर बात करेंगे, कि उन्होंने ये सब बातें क्यों बताई। अच्छा, आप देखिए कि अक्सर एजेंसीज़ के जो फॉर्मर चीफ़ होते हैं, वो जब रिटायर, यानी चीफ़ जो होते हैं जब रिटायर होते हैं, तो उसके कुछ अरसे के बाद वो कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं कि जो बहुत लोगों को हैरान कर देता है। मसलन ये कि बहुत से राजों से वो पर्दा उठा देते हैं, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, बहुत से ऐसे मिशंस हुए होते हैं, ऑपरेशंस हुए होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जिसके मुतालिक लोगों को पता नहीं होता। कोई ऐसे हाई प्रोफाइल कत्ल हुए होते हैं और लोगों को
पता नहीं चलता कि किसने की है, तो वो उनके मुतालिक भी बता देते हैं, पता चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो खुद से करते हैं या किसी के कहने पर करते हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि खुद से कोई फॉर्मर चीफ अगर ऐसा करे तो उसको अपनी जान का डर हो सकता है, लेकिन क्या वो इतने दलेर हो जाते हैं? मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं ज़रूर उनको कोई आशीर्वाद, कोई ऐसी थपकी होती है कि वो क्या चीज़ जो है वो लोगों को बता सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वैसे ही कर देते हों कि ठीक है, देखी जाएगी, देखेंगे हम कि क्या होगा। अगर आपको याद हो तो बल्कि बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि पाकिस्तान के जनरल रिटायर्ड असद दुरानी और भारत की असदुल्लत ने मिलकर एक जो किताब लिखी स्पाई क्रॉनिकल्स, उसमें भी बहुत सी ऐसे मिशंस जो हैं उन पर बात की गई है, राजों से पर्दा उठाया गया है। और इसके अलावा इससे पहले भी कुछ मुल्कों के ऐसे फॉर्मर चीफ रह चुके हैं खुफिया एजेंसीज़ के कि जिन्होंने ऐसी बुक्स लिखी या इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने खुलकर कुछ बातें कर दी। तो यकीनन इससे कोई ना कोई मकसद भी हासिल होता होगा, कुछ ना कुछ तो अचीव होता होगा। लेकिन ये जो बात है, ये जो मिशन है, जो ईरान के मिशन की बात की है मोसाद के फॉर्मर चीफ ने, उससे एक मकसद ये भी पूरा होता है कि इस वक्त क्योंकि ईरान जो कोशिशें कर रहा है उसके पर, जिस तरह मैंने कहा कि ये लचक दिखाई जा रही है, दूसरे ममालिक की तरफ से ईरान के ताल्लुकात अमेरिका से भी कुछ बेहतर हुए हैं और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ भी कुछ थोड़ी सी उसके हवाले से लचक दिखा रहे थे। तो लग ऐसे रहा था कि शायद ईरान जो है एक अच्छे उसमें जो है वो शायद अपना काम कर सके और इसको बना सके। लेकिन क्या इसका मकसद ये है? इसका मकसद कुछ और है। ये तमाम मालूमात सामने लाने का हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हो नहीं सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकतें बग़ैर किसी मकसद के कोई चीज़ इस तरीके से बैठकर जो है उसको खोलें और सबके सामने लाएं। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू था और पूरी दुनिया में इसके हवाले से क्योंकि बात हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसके हवाले से बताऊँ। चलिए, अब दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए।